हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 20 सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो देखो इसका उद्देश्य क्या है। इस पाठ में अल्कोहल एवं उसके हानिकारक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो देखो, सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण शराब पी के ड्राइविंग करना है। क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, तो आपका उत्तर होगा शराब पी के ड्राइविंग करना। अब देखो कंटेंट क्या है इसका। अल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है जो कि मानसिक प्रक्रियाओं को मंद करता है। ये व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताओं को प्रभावित करता है, व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन की क्षमता को प्रभावित करता है। ये बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक समन्वय को भी प्रभावित करता है। इससे गति एवं दूरी संबंधी निर्णय लेने की क्षमताएं व्यक्ति की दुर्बल हो जाती है। दृष्टि बाधित होने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। ये संतुलन एवं समन्वय को दुर्बल करती है। तो देखो, अल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है और अल्कोहल का यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में सेवन करता है तो इससे उसकी मानसिक प्रक्रियाएं मंद हो जाती है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमताएं कम हो जाती है, कार्य प्रदर्शन भी इससे प्रभावित होता है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक समन्वय खुद पर वो सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाता है और इसकी अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा में सेवन से गति एवं दूरी संबंधी निर्णय लेने की क्षमताएं व्यक्ति की दुर्बल हो जाती है, दृष्टि बाधित हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये संतुलन एवं समन्वय को भी दुर्बल करती है। तो देखो, एक व्यक्ति यहाँ नशा करके अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करके वाहन चला रहा है, जिससे दृष्टि बाधित हुई, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाया और दुर्घटना का शिकार हो गया। इसी प्रकार से देखो, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, ये संदेश लिखे होते हैं। अब देखो, रक्त में अल्कोहल की सांद्रता, शॉर्ट में बोलते हैं इसे BAC। BAC का पूरा नाम रक्त में अल्कोहल की सांद्रता, इंग्लिश मीनिंग है ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। बहुत ही संवेदनशील होती है। कानूनी रूप से 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से कम अल्कोहल की सीमा निर्धारित की गई है। तो देखो, क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, कानूनी रूप से 100 मिली रक्त में अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अब इस मात्रा को कैसे मापा जाता है? तो इसे श्वसन विश्लेषक, इंग्लिश मीनिंग है ब्रीथ एनालाइजर यंत्र द्वारा मापा जाता है। यदि इससे अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल पाया जाता है और वह ड्राइविंग कर रहा है तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, BAC का पूरा नाम लिखिए, रक्त में अल्कोहल की सांद्रता, कानूनी रूप से 100 मिली रक्त में अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। रक्त में अल्कोहल की मात्रा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? श्वसन विश्लेषक यंत्र द्वारा किया जाता है। कानूनी रूप से 100 मिली रक्त में कितनी मात्रा होने पर वाहन चालक को दंडित किया जाता है? 30 मिलीग्राम से अधिक होने पर। ठीक है, कुछ औषधियाँ भी चालक की एकाग्रता को प्रभावित करती है, जैसे कोरेक्स, बेनाड्रिल, एल्प्रेक्स, स्नीजर आदि औषधियाँ जो है चालक की एकाग्रता को प्रभावित करती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग कर रहा है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सजा का प्रावधान है। इस अपराध को 3 वर्ष के भीतर दोहराने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष तथा जुर्माना 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जुर्माना तभी है जब 100 मिली रक्त में अल्कोहल का स्तर 30 मिलीग्राम से अधिक आता है और वह ड्राइविंग कर रहा है तो वाहन चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सजा पहली बार। यदि इसी अपराध को वो 3 वर्ष के भीतर दोबारा कर देता है तो फिर कारावास की अवधि 2 वर्ष या फिर 3000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान सरकार ने ये जुर्माना से संबंधित
इस मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 में जो जुर्माना किया जाता है, इससे संबंधित नियमों में कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन हमारे पास जो है सिलेबस में जो आंकड़े दिए हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। अब देखो नेक्स्ट अभी यहाँ क्वेश्चन भी पूछा, क्या रक्त में अल्कोहल का स्तर व्यायाम, कॉफी, औषधि आदि द्वारा कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या अल्कोहल के प्रयोग से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है? यह केवल भ्रामक अवधारणा उत्पन्न करता है। अल्कोहल के सेवन से व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है, हालांकि इसके सेवन से वह राहत महसूस करता है, क्योंकि जिस बिंदु को लेकर वह चिंताग्रस्त होता है वो उसके दिमाग में नहीं रहता है। मानसिक प्रक्रिया मंद हो जाती है, सोचने समझने की क्षमताएं अल्कोहल के सेवन से प्रभावित होती है, जिससे वो अपने आप को राहत में महसूस करता है। अब देखो नेक्स्ट है जीवन कार्यशैली। तो देखो यहाँ विषय वस्तु दे रखी है, दिन के प्रकाश की तुलना में रात्रि में या कम दिखाई देने की स्थिति में आप अपने आसपास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति रतौंधी या कम नज़र से पीड़ित है तो उसके द्वारा रात्रि में ड्राइविंग करना खतरनाक है। इसी प्रकार ड्राइवर द्वारा या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, ड्राइवर द्वारा कोई असावधानी की जाती है, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर वह हमारी आंखों को चकाचौंध कर देते हैं तथा हमारे सामने की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। रात्रि में वाहन चालक को धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। 4 पहिया वाहन की विंड स्क्रीन साफ रखनी चाहिए, क्योंकि गंदी विंड स्क्रीन आपकी दृष्टि को दुर्बल बनाती है और जो दुर्घटना का कारण बनती है। तो देखो रतौंधी या कम नज़र से पीड़ित व्यक्ति, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, उसके द्वारा रात्रि में ड्राइविंग करना खतरनाक क्यों है? क्योंकि रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में कम दिखाई देता है। फिर देखो 4 पहिया वाहनों की विंड स्क्रीन साफ करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गंदी विंड स्क्रीन आपकी दृष्टि को दुर्बल बनाती है, जो दुर्घटना का कारण बनती है। नेक्स्ट है देखो कम दिखाई देने की स्थिति में कोहरे में प्रयुक्त लैंप या डिपर का प्रयोग करें। इसी प्रकार घने कोहरे में ड्राइवर अपने वाहन से परे यानी दूर नहीं देख सकता। ऐसी स्थिति में पीले रंग के पेपर को हेडलाइट पर सेलो टेप लगाकर गाड़ी सुरक्षित चलानी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है ओवरटेकिंग क्या है? एक गाड़ी का तेज गति से चलकर दूसरी गाड़ी से आगे निकलना ओवरटेकिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरटेकिंग किसे कहते हैं? एक गाड़ी का तेज गति से चलकर दूसरी गाड़ी से आगे निकलना ओवरटेकिंग कहलाता है। ठीक है, ओवरटेकिंग के समय तथा मोड़ पर विशेष सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा गाड़ी चलाने का लाइसेंस जारी करते समय आंखों की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। आंखें जो होती हैं वो चेहरे का सबसे संवेदनशील अंग है, अतः इनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। डिपर बीम रात्रि में ड्राइविंग में सहायक होती है। इसी प्रकार देखो पहाड़ी सड़कों के ढलान पर गाड़ी चलाना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नियंत्रण एवं समन्वय। विषय वस्तु में आ जाए सीधे। ड्राइविंग में शरीर के सभी अंगों में समन्वय एवं नियंत्रण की विशेष आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं है तो रिफ्लेक्शंस सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ड्राइविंग तथा रिफ्लेक्शन निम्न बातों से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइविंग तथा प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्शंस निम्न किन किन बातों से प्रभावित होते हैं? तो आप लिखोगे ड्राइविंग तथा रिफ्लेक्शन निम्न बातों से प्रभावित होते हैं। इत्यादि थकान, नेक्स्ट इच्छा के बिना किया गया कार्य, नेक्स्ट एल्कोहल का सेवन, नेक्स्ट ड्रग का प्रयोग, नेक्स्ट मस्तिष्क की स्थिति तथा नेक्स्ट है वाहन में तेज शोर का म्यूजिक आदि सभी ड्राइविंग और रिफ्लेक्शंस को प्रभावित करते हैं। ड्राइविंग जो है वो मस्तिष्क में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर संचालित प्रक्रिया है। तो देखो ड्राइविंग जो है शरीर के किस भाग में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर संचालित प्रक्रिया है? तो आपका उत्तर होगा मस्तिष्क में। दृढ़ इच्छा के अभाव में
भावनात्मक व्यक्ति सड़क पर अनापेक्षित व्यवहार करते हैं। ये अपशब्दों का प्रयोग कर दूसरों को भी आहत करते हैं, स्वयं को भी आहत करते हैं, आहत या कह सकते अपमानित करते हैं। अनेक बार जो है इसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक है, क्योंकि हेलमेट जो है वो ड्राइवर जो कि दोपहिया वाहन चालक जो है उसके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे दोपहिया वाहन चालक के जीवन को बचाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हेलमेट से मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और इससे जीवन को बचाया जा सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है दोपहिया वाहन में हेलमेट के अभाव में चालान क्यों बनाया जाता है, तो उसका उत्तर भी यही होगा, क्योंकि इससे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, किससे? हेलमेट से, और जीवन को बचाया जा सकता है। हमें सड़क के नियमों की पालना करनी चाहिए। आप ऐसे परिवार के सदस्य की कल्पना करें जो दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो गया। देखो, इससे परिवार के सभी सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होता है, काफ़ी धन खर्च होता है, साथ ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपने आप को दोषी भी महसूस करता है। और यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति परिवार का धन अर्जित करने वाला एकमात्र व्यक्ति है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकम बंद हो जाती है और इलाज में पैसे काफ़ी खर्च होते हैं, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है और अस्पताल में बैठा बैठा वह व्यक्ति अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है। हमारी सुरक्षा हेतु कानून बनाया गया है तथा लागू किया गया है। दुर्घटना पर नियंत्रण हेतु कानून की सख्ती से पालना की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अब देखो, सड़क दुर्घटना में क्वेश्चन पूछा जाता है सड़क दुर्घटना में किस किस तरह की चोटें लग सकती हैं? तो सड़क दुर्घटना में निम्न तरह की चोटें लग सकती हैं। नंबर 1 सिर की चोट, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी की चोट, नंबर 3 हड्डी टूटना, नंबर 4 शरीर के अंगों का कटना, जलना या अंग विच्छेद होना आदि चोटें लगती है। प्राथमिक चिकित्सा, इंग्लिश मीनिंग है फर्स्ट एड, की तत्काल मदद से गंभीर दुर्घटना में बचा जा सकता है। अधिक मात्रा में रक्त बहना एवं अन्य चोटों में सावधानी एवं समय पर मदद मिलने से बचाव संभव है। अब देखो, स्वयं पर नियंत्रण, अन्य ड्राइवरों के साथ मानसिक संतुलन, सड़क नियमों की पालना कर सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। नंबर 1 स्वयं पर नियंत्रण, नंबर 2 अन्य ड्राइवरों के साथ मानसिक संतुलन, और नंबर 3 सड़क नियमों की पालना करके जो है सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया, ड्राइवर अन्य ड्राइवर के साथ मानसिक संतुलन स्थापित नहीं करता है, सड़क नियमों की पालना नहीं करता है, तो सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ देखो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, मोटरसाइकिल से तुरंत नीचे गिर गया और ये घायल हो गया। दुर्घटना हुई, गिर गया और ये वाहन चालक जो है घायल हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, गतिविधि यहाँ दे रखी है, ठीक है, तो इसमें सीधे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट 1989 के तहत दुर्घटना के दौरान किसी की जीवन रक्षा के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं हो सकती है। किसी सड़क दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए सामान्य नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जीवन रक्षा के लिए प्रारंभिक सुनहरे घंटे के महत्व को समझाइए। तो देखो यहाँ लिखा है प्रारंभिक सुनहरे घंटे। क्वेश्चन आता है जीवन रक्षा के लिए प्रारंभिक सुनहरे घंटे, गोल्डन आवर से आप क्या समझते हैं? तो देखो
प्रारंभिक सुनहरे घंटे वह विशेष समय अवधि होती है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और उससे के जीवन की रक्षा की जाती है। वह विशेष समय अवधि प्रारंभिक सुनहरे घंटे, इंग्लिश मीनिंग है गोल्डन आवर, कहलाती है। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन आवर किसे कहते हैं। तो गोल्डन आवर वह विशेष समय अवधि है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसके जीवन को बचाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश निम्न हैं। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर अस्पताल तक पहुंचा सकता है। नंबर 2, पुलिस आपसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगी। नहीं, पहले बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से डरते थे। नंबर 3, डॉक्टर दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति की तुरंत इलाज कर जीवन रक्षा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कर मानव जीवन को बचाएं। तो ये आता है सुप्रीम कोर्ट के दुर्घटना के संबंध में क्या आदेश हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने होंगे। नेक्स्ट है प्रकाश। स्टूडेंट्स, आपको मैंने चैप्टर 9 प्रकाश डिटेल से पढ़ाया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे इसमें समतल दर्पण, तो समतल दर्पण से सदैव ही कैसा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बिंब होता है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी दायां भाग बायां प्रतीत होता है, बायां भाग दायां प्रतीत होता है। अब देखो समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण ड्राइवर को पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, आभासी सीधा प्रतिबिंब ड्राइवर को सही ढंग से पढ़ने में मदद करता है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस स्पेलिंग है AMBULANCE। यहाँ जो स्पेलिंग दे रखी है ये गलत है, ठीक है, ये सही है। तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होता है AMBULANCE, और जो बाहर से दिखाई देता है वो एम्बुलेंस इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जिससे पढ़ने में अन्य ड्राइवर को आसानी रहती है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट्स में किया जाता है। तो देखो अवतल दर्पणों का वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। भाई समांतर प्रकाश पुंज इससे प्राप्त होता है जिससे चालक को दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो समांतर प्रकाश, इससे समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है। इससे चालक को दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। वेस्ट ट्रैफिक में सामने से आता तेज प्रकाश पुंज ड्राइवर की आंखों में चकाचौंध कर देता है। अतः ड्राइवरों को वेस्ट ट्रैफिक में या रात्रि में कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। ड्राइवर को वेस्ट ट्रैफिक में किस प्रकार के जो है प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा वेस्ट ट्रैफिक या रात्रि में कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। ड्राइवर को तेज प्रकाश पुंज का उपयोग कहाँ करना चाहिए? तो ड्राइवर को तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग राजमार्गों पर करना चाहिए ताकि दूरस्थ वस्तुओं को ड्राइवर अग्रिम में ही देख सके। स्ट्रीट लाइट में सड़कों को प्रकाशयुक्त करने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पिछला दृश्य देखने हेतु बस, ट्रक, ट्रेलर के ड्राइवर प्रयोग करते हैं। इससे ड्राइवर सुरक्षित रहता है, सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है। कार ड्राइवर भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखो वाहनों में पश्य दृष्टि दर्पण के लिए
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण ड्राइवर पीछे के एक बड़े क्षेत्र को देख सकता है, यानी कि ड्राइवर दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, एक बड़े क्षेत्र को ड्राइवर देख सकता है। अब देखो नेक्स्ट है विद्युत। फ्रेंड विद्युत के बारे में भी हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 10 में, तो यहाँ शॉर्ट में ही है। ऑटोमोबाइल में विद्युत धारा का स्रोत बैटरी है। क्वेश्चन आता है ऑटोमोबाइल में विद्युत धारा का स्रोत क्या है? तो आपका उत्तर होगा बैटरी, ठीक है, जो कि वाहन की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब देखो वाहन में बैटरी द्वारा मोटर स्टार्ट करना, हॉर्न बजाना, बल्ब जलाना आदि कार्य किए जाते हैं। बैटरी में दिष्ट विद्युत धारा डीसी शॉर्ट में बोलते हैं, यानी फुल फॉर्म में डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाहन में बैटरी के 2 कार्य लिखिए, तो आप लिखोगे मोटर स्टार्ट करना, हॉर्न बजाना, बल्ब जलाना, इनमें से 2। बैटरी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो आपका उत्तर होगा दिष्ट विद्युत धारा, शॉर्ट में बोलते हैं डीसी, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।